आज के इस वीडियो में हम अधिनायकवाद के भाग दो के अंतर्गत अधिनायकवादी व्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण और विशेषताएं हैं, उसके जो गुण और दोष हैं, उनका अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र के लक्षण कि अधिनायक तंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। अधिनायक तंत्र के मुख्य लक्षणों के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहला, इसमें जो भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान होता है, अधिनायक होता है, वो असाधारण सत्तायुक्त होता है। और सामान्यतः निरंकुश व्यवस्थाओं में अधिनायक से अर्थ एक ऐसे अधिनायक से लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति से लिया जाता है जो समस्त कार्यों के लिए अपने आप में सक्षम और संपन्न होता है और सर्वशक्तिमान होता है। यद्यपि वो समस्त कार्य स्वयं करता है, तथापि समस्त तानाशाह अपने सलाहकार एवं सार्थक सहयोगियों को साथ रखते हैं और उनके साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। हिटलर, मुसोलिनी तथा स्टालिन के भी सलाहकार, समर्थक एवं सहयोगी रहे हैं, क्योंकि इस तरह की अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाओं में नेता की सर्वोच्चता और असाधारण सत्ता का आधार दल का नेतृत्व होता है। यानी अन्य सहयोगी होते हैं, लेकिन उसका नेता या उसका नेतृत्व करना अधिनायक के अधीन होता है। इन व्यवस्थाओं में नेता या तो विचारधारा का प्रवर्तक होता है या किसी प्रचलित विचारधारा का प्रमुख संशोधक होता है, तथा नेता की शक्ति परम एवं सर्वोच्च होती है। वह किसी से भी आदेश प्राप्त नहीं करता है तथा परिस्थितियों के बंधन से भी मुक्त रह सकता है। नेता की सत्ता को कोई चुनौती न दे पाए, इसके लिए हर अधिनायक 3 साधनों का सहारा लेता है। समय समय पर अपने विरोधियों का आतंक से सफाया करता रहता है। इसके माध्यम से अपने अन्य सहयोगियों में भय फैलाए रखता है और सत्ता संरचना को स्थिर नहीं होने देते। सत्ता संरचना से तात्पर्य है कि व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो भी संस्थाएं होती हैं, वो कहीं उसको चुनौती न दे दें। तो इस बात का भी वो ध्यान रखते हैं कि जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, उनको पनपने नहीं देते हैं, उनकी कार्य व्यवस्था को शिथिल रखते हैं, उनकी कार्य व्यवस्था को बाधित रखते हैं। और इस प्रकार वो व्यवस्थाएं कभी भी इस प्रकार का कार्य ना कर सके जो अधिनायक के विरोध में हो या अधिनायक को उखाड़ फेंकने में उसको सक्षम बनाती हूँ। तो इस प्रकार अधिनायक तंत्र में नेता को इन संस्थाओं से भी बड़ा खतरा रहता है। तो ऐसी संस्थाओं की स्थापना या विकास या इन संस्थाओं में स्वयं निर्णय लेने की शक्ति है, उसको वो सीमित करते हैं, उसको वो समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार सत्ता संरचना को स्थिर नहीं होने देते हैं। दूसरा मुख्य अगर इसका लक्षण हम देखें कि तानाशाही व्यवस्थाओं में चाहे उसका कोई भी रूप हो, एक एकाधिकारी राजनीतिक दल का दिखावा अवश्य पाया जाता है। यानी दल का दिखावा वो अवश्य करते हैं और यह राजनीतिक दल संपूर्ण जीवन का नियंत्रक होता है। साम्यवादी व्यवस्था में तो दल जनपूंजी होते हैं और दल को पूरी तरह से इस प्रकार से विवेचित और संरचित करते हैं कि पूरी तरह से ये माना जाता है कि दलीय राजनीतिक व्यवस्था कार्यरत है। परंतु वास्तव में स्वेच्छाचारी सैनिक या असैनिक तथा परंपरागत शासक वर्गों वाले राज्यों में भी सत्ता की वैधता के लिए दल का गठन किया जाता है। सत्ता की वैधता का दिखावा करने के लिए दल बनाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल। और इस प्रकार का दिखावा किया जाता है कि वहाँ व्यवस्था जनता की सहमति से या प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को दिखावा करते हुए कार्य किया जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति अयूब खां, बर्मा में जनरल नेविन और नेपाल में सम्राट महेंद्र ने इस प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने समय में स्थापित किया। तीसरा मुख्य जो विशेषता हम देख सकते हैं कि निरंकुश शासक अपनी सत्ता को स्थायी आधार उपलब्ध कराने के लिए शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से नेता के प्रति अगाध आस्था उत्पन्न कराने का प्रयास करता है। यानी शिक्षण संस्थाओं पे अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और उनको अपने लिए अपनी व्यवस्था के प्रति प्रचार प्रसार के लिए उसको शिक्षा के उस माध्यम को प्रयोग करते हैं, ताकि उस नेता, उस दल और उस व्यवस्था के प्रति लोगों में पूरी तरह से विचारों को संचारित किया जाए।
संपर्क के सभी साधनों का प्रयोग नेता की श्रेष्ठता का गुणगान करने के लिए किया जाता है। जनसंपर्क के साधनों पर कड़ी निगरानी रखते हैं तथा जनता को बार बार आंतरिक और बाह्य दुश्मनों से संघर्ष करने के लिए सचेत रखा जाता है। इस तरह जनसंपर्क के साधनों का एकाधिकार नेता की सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने में प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही अन्य एक विशेषता देखें कि अधिनायक तंत्री व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए नेताओं के द्वारा आतंक, भय और डर का साम्राज्य फैलाया जाता है। इसके लिए गुप्तचर विभाग को पूर्ण अधिकार, अप्रत्याशित शक्तियों से युक्त किया जाता है और ऐसी व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्थाओं में उन व्यक्तियों को भी रास्ते से हटा देते हैं जो उनके विरोधी होते हैं। उनको समझाने बुझाने का प्रयास नहीं किया जाता, वरन उनको विरोध के स्वर्ग देखते ही उनको समाप्त कर दिया जाता है। अधिनायक तंत्र आंतरिक विरोध और संघर्ष को कठोरता से दबा देते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं जैसे कि वह राष्ट्रीय एकता की मूर्ति हो। इससे जनता के किसी भी विरोध को इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जनता के किसी भी तरह के विरोध के स्वर को सहन नहीं किया जाता है। और इसी प्रकार अधिनायक तंत्री व्यवस्थाओं के अन्य कुछ जो सामान्य और मुख्य जो विशेषताएं वो ये हैं कि एक दलीय होता है, दल का प्रभुत्व होता है, नेता का प्रभुत्व होता है, करिश्माती नेतृत्व होता है, लोकतंत्र विरोधी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है, उदारवादी मूल्यों का विरोधी है, हिंसा और आतंक और शक्ति पर आधारित होता है। तो अधिनायक तंत्री व्यवस्थाओं के ये मुख्य लक्षण हैं। अब हम अधिनायक तंत्री व्यवस्था के गुण क्या है, क्या ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो इसके अंतर्गत हो सकती हैं। पहला ये कहा जाता है कि शासन में कुशलता रह सकती है, क्योंकि सारी शक्ति एक व्यक्ति के में निहित होने के कारण निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं और निर्णयों का क्रियान्वयन भी सुव्यवस्था से हो सकता है। अधिनायक तंत्री व्यवस्था में शासक से सभी भयभीत रहते हैं, इस कारण कार्य में देरी या शिथिलता भी नहीं होती है। निरंकुश शासक के प्रति संपूर्ण प्रशासन न केवल उत्तरदायी रहता है अपितु हर समय सतर्क, सचेत और सक्रिय भी रहता है। इससे शासन में कार्य दक्षता आ जाती है। दूसरा, देश का तीव्र विकास, आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, भ्रष्टाचार की कमी होती है। देश की एकता की स्थापना में भी सहायक है, क्योंकि विभिन्न दलों विरोधियों का दमन कर सारी जनता को एक नेता के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने इसी तरह इटली और जर्मनी को एकीकृत करने में सफलता हासिल की। संकट काल में तानाशाही व्यवस्था उत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस समय जब संकट के समय शीघ्रता से और जल्दी लेने होते हैं, उचित निर्णय लेने होते हैं और कार्यवाही करनी होती है, तो एक व्यक्ति और ज़्यादा व्यक्तियों से सलाह मशवरा न करने, यद्यपि अधिनायक भी अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा करके कार्य करता है, लेकिन चूंकि उसका निर्णय सर्वोच्च होता है तो निर्णय करने में सरलता रहती है। यद्यपि ऐसा नहीं है, उसमें भी उसके निर्णय भी गलत हो सकते हैं, पर फिर भी निर्णय में सरलता रहती है और उचित निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहती है। युद्ध काल में यह व्यवस्था विजय दिलाती है और ऐसा प्रजातांत्रिक देशों में, कभी कभी प्रजातांत्रिक देशों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हमने देखी हैं। जैसे ब्रिटेन में युद्ध के समय चर्चिल प्रधानमंत्री थे, बाद में चैम्बरलिन। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि अधिनायक तंत्री व्यवस्थाओं में संकट के समय निर्णय लेने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शीघ्र निर्णय ले सके। और अधिनायक तंत्री व्यवस्था में चूँकि अधिनायक ही समस्त निर्णय लेता है तो इसे संकट काल के लिए उपयुक्त माना जाता है। राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में सहायक है। देश का मतलब ये क्योंकि करिश्माती नेतृत्व होते हैं, देश प्रेम के प्रति किसी भी तरह का देश की जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का जो ऐतिहासिक विकास है उसका जो, या उसमें कोई वहाँ पे कोई कमी रही या कोई विद्वेष रहा, उन सब विचारों को पनपा करके ये राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करके उसको अपने लिए काम में लेते हैं। देश का बहुमुखी विकास, क्योंकि इनका उद्देश्य अपनी सत्ता को बनाए रखना होता है, तो जनता को अपने पक्ष में रख करके अपना उसके लिए कोई ना कोई कारण एक ऐसा होता है कि जनता को ये लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, इसके लिए विकास पर ध्यान दिया जाता है। रूस, जर्मनी, इटली, चीन, टर्की, स्पेन सभी में हम देखते हैं कि इन अधिनायकवादी देशों में
इस तरह से विकास को प्राथमिकता दी गई। कुछ विद्वान अधिनायक तंत्र को मानव स्वभाव के अनुकूल भी मानते हैं कि उनका ये मानना है कि हर व्यक्ति अपनी शांति और सुरक्षा चाहता है, व्यवस्था चाहे कोई भी हो। अगर उसको शांति और सुरक्षा नहीं है और वो अपने आप को अपने जीवन यापन से संबंधित समस्याओं से जूझता है, और या आर्थिक संकट है या राजनीतिक अस्थिरता है, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी सुरक्षा की बात को लेकर के चिंतित रहता है और कई बार इस तरह की अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होता है। तो मानव स्वभाव चूंकि सुरक्षा चाहता है, और अगर वो सुरक्षा उसको अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था में मिल रही होती है तो वो उसकी परवाह नहीं करते हैं कई बार। तो कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं। विकासशील राज्यों के लिए भी इसको उपयुक्त माना गया है कि इन देशों में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता नहीं होती है, वो विकास के पथ पर अग्रसर ही हुए होते हैं। तो विकास की जो संक्रमणकालीन परिस्थितियां हैं, उसके अंतर्गत विकास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाएं कारगर सिद्ध होती हैं, ऐसा माना जाता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए भी इस व्यवस्था की उपयोगिता को देखा जाता है। तो बहुत सी ऐसे पक्ष भी हैं जो कहीं ना कहीं इसके जो गुण हैं उनको दर्शाता है। अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था के दोषों को अगर हम संक्षेप में देखें तो क्योंकि यह पूरी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और गरिमा का लोप करता है, उसको व्यक्ति को कोई सम्मान इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होता है, ना ही उसकी स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है, बाधित हो जाती है। अधिनायक के आदेश ही कानून होते हैं और वो अपनी अधिनायक उन आदेशों का कार्य अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए करता है। अत्याचार अनाचार का बोलबाला रहता है, आतंक और भय की व्यवस्था रहती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से हनन हो जाता है। ये राज्यवाद का समर्थक है, यानी जो अधिनायक वो अपने आप को राज्य का मूर्त रूप मानता है और जो भी कुछ कार्य राज्य कर सकता है वही कार्य अधिनायक अपने आप में अपने आप को अधिकारों से संपन्न मानता है और पूरी तरह से उन शक्तियों का समर्थन करता है। शक्ति पर आधारित होता है, शासन अस्थायी होता है। कई बार विषम परिस्थितियों में अधिनायकवादी व्यवस्थाएं विफल भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार अधिनायकवाद के अपने कुछ अंतर्निहित दोष भी हैं। लेकिन क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? इसके बारे में अगर हम देखें, यद्यपि यह सही है कि लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की गति धीमी होती है क्योंकि यह जन कल्याण और समाज कल्याण की योजनाओं पर बल देता है। एकता, अनुशासन का भी अभाव रहता है, स्वतंत्रता का भी मनमाना प्रयोग संभव हो सकता है और सरकारों में भी प्राय अनिश्चितता और अस्थिरता रहती है और जनता के धन का अपव्यय भी चुनाव आदि में या प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण हो सकता है। तथापि ये सब दोष होने के बावजूद भी विद्वान मानते हैं कि यथार्थ में अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि यह व्यक्ति या व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतः विलोपित करता है। ये व्यक्ति को पूरी तरह से व्यक्ति को और व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं देता। स्वेच्छाचारी, दमन आधारित, आतंक और भय पर टिकी व्यवस्था है जो कभी भी समाप्त हो सकती है। तो स्वतंत्र रहना अधीन रहने से अच्छा है और अतः लोकतंत्र ही उपयुक्त व्यवस्था है, ऐसा माना जाता है क्योंकि ये लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में व्यक्ति सर्वोच्च है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा सर्वोच्च है। यद्यपि विकास धीमी गति से हो सकता है, जन कल्याण पर आधारित होने के कारण उसकी अपनी कमियां हो सकती हैं, उसके बावजूद चूँकि ये व्यक्ति को सर्वोच्च रखता है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान करता है, उस प्रकार का एक खुला और मुक्त वातावरण प्रदान करता है, तो अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। साथ ही सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। अगर हम कार्ल पॉपर और हन्ना अरेंट के विचारों को देखें तो उन्होंने कहा कि सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं का जो प्रसार है उसके अंतर्गत विचारधारा की भूमिका विशेष रूप से होती है। कार्ल पॉपर और हन्ना अरेंट ने विचारधारा की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया है जो सब मनुष्यों को एक ढांचे में ढालने का प्रयास करती है या कोशिश करती है। ये सही नहीं है और ये पूरी तरह से सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का
पर अपने व्यवस्था का लक्षण है। तो विचारधाराएं की जो भूमिका है वो सर्वाधिकारवाद को पनपने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कॉल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ में कहा कि ओपन सोसाइटीज़ में इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं है कि विचारधाराएं उसको कंट्रोल करें या सब मनुष्यों को एक ही ढांचे में ढालने का प्रयास किया जाए। ओपन सोसाइटीज़ हैं, ओपन समूह है, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है और वो उन सब कार्यों को अलग अलग समूहों के अंतर्गत, अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर सकता है। इसी प्रकार जर्मन यहूदी महिला हन्ना अरेंट ने भी द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में बताया कि सर्वाधिकारवाद अपनी दो विशेषताओं के कारण समाज में संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करता है। पहला विचारधारा और दूसरा आतंक। और समकालीन यूरोप में सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति के उन्होंने 3 कारण बताए। पहला, यहूदियों की विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक स्थिति रही यूरोप में जिसने यहूदी विरोध को जन्म दिया। दूसरा, साम्राज्यवाद जिसने प्रजातिवादी आंदोलनों को या नस्लवादी आंदोलनों को जन्म दिया। तीसरा, उखड़े हुए जनसमूह के रूप में यूरोपीय समाज का विलयन। ये समूह इतने अकेले यूरोप के ये समूह इतने अकेले और दिशाहीन थे कि इन्हें विचारों के पीछे पीछे हाँका जा सकता था और इन्हीं ऐसे ही समूहों को एकीकृत करने में हिटलर और मुसोलिनी कायम रहे और नाजीवाद और फांसीवाद पनपा। आज सर्वाधिकारवाद लुप्त हो रहा है परंतु समाप्त हो रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है, विश्व में बहुत सारी जगह पे इस तरह की तानाशाही व्यवस्थाएं, अधिनायकवादी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अभी इसका जो स्वरूप है वो ऐसे प्रकट या गुप्त संगठनों के रूप में आ रहा है। यह सर्वाधिकारवाद उस रूप में ढल गया है जो इस तरह के समूह के रूप में प्रकट हो रहा है जो सच्चे या झूठे ध्येय के लिए मर मिटने को तैयार करते हैं लोगों को, और इससे आतंकवाद का जन्म हुआ जो एक खतरनाक समस्या बन गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिनायकवादी या जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं उनके कारण जो समस्याएं पैदा हो सकती हैं और जो जिस तरह की विवेचना कॉल पॉपर, हन्ना अरेंट ने की है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से विचारधाराओं के कारण, विशेष प्रकार के विचारों के कारण ये किस तरह से अपने वर्चस्व को स्थापित कर लेते हैं और उसमें इनकी किस प्रकार की भूमिका रहती है। तो इसका हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत, अधिनायकवादी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमने देखा कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, गुण दोष क्या हैं, और 2 प्रमुख विचारकों ने किस प्रकार विचारधारा के अंतर्गत बताया, विचारधारा के प्रभाव को सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के वर्चस्व किस तरह से विचारधाराओं के माध्यम से वो स्थापित करते हैं, इसका विवेचन किया, इसका अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।